नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। और इस एक वीडियो से आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न जीएस के सभी सब्जेक्ट से लिए गए हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए, दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। कहाँ से? छोटा नागपुर पठार से, यहाँ से होता है, यहाँ के पास से होता है दामोदर नदी का उद्गम। और छोटा नागपुर पठार की आपसे पूछ ले कि ऊंची चोटी क्या है, तो छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी का नाम पारसनाथ है। ठीक, पारसनाथ है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का। ठीक, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब दामोदर नदी की बात करें, इसे बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक। किसी नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। और दामोदर नदी प्रवाहित होने की बात करें, ये कहाँ पे प्रवाहित होती है? तो ये अपने भ्रंश घाटी में बहती है। कहाँ पे? अपने भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में 3 नदियां भारत में बहती है। एक तो आपका दामोदर हो गया, एक नर्मदा हो गया और एक ताप्ती। ये 3 नदियां हैं भारत में जो अपने भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक, और बात करते हैं दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है। तो आपसे पूछे कि दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो ये हुगली की सहायक नदी है। किस नदी की? हुगली की सहायक नदी। और हुगली क्या है? गंगा की वितरिका है। ठीक, और जो भारत में जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना खोला गया था, भारत का जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना था, तो वो किस नदी पे बनाया गया था? तो ये आप लोग बताएंगे। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना ये किस नदी पे बनाया गया था? तो भारत का पहला जो बहुउद्देशीय परियोजना था ये दामोदर नदी पे ही बनाया गया था। दामोदर नदी पे ही बनाया गया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और दामोदर नदी पे कुछ बांध पड़ते हैं। कुछ बांध, जैसे आपसे पूछ ले कि पंचेट बांध किस नदी पे है? पंचेट बांध किस नदी पे है? तो ये दामोदर नदी पे स्थित है। और आपसे पूछे कि दुर्गा बैराज बांध किस नदी पे है? दुर्गा बैराज बांध ये किस नदी पे है? तो ये सारे के सारे बांध किस नदी पे है? दामोदर नदी पे है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो दामोदर नदी का जो है उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। कहाँ से? दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार के। और छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? पारसनाथ है। और दामोदर नदी को क्या कहते हैं? इसे बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। और ये प्रवाहित कहाँ पे होती है? तो अपने भ्रंश घाटी में बहती है। भारत में 3 नदियां भ्रंश घाटी में बहती है। एक तो आपका दामोदर नदी हो गया, एक आपका नर्मदा नदी हो गया और एक ताप्ती नदी। ये 3 नदियां भ्रंश घाटी में बहती है। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये हुगली नदी की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी की। आपसे पूछे कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे बनाया गया था? तो भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना ये दामोदर नदी पे बनाया गया। दामोदर नदी पे कुछ बांध है, जैसे पंचेट बांध किस नदी पे है? दामोदर नदी पे। दुर्गा बैराज बांध किस नदी पे है? दामोदर नदी पे। ठीक, और इन प्रश्नों का हम लोग बार बार इसी तरह से रिवीजन करेंगे। और ये सारे प्रश्न अगर आप रोज क्लास करेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें, ये 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। और क्यों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन ने सीवी रमन ने क्या किया था? इसी दिन सीवी रमन ने क्या किया था? इसी दिन सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। क्या? इसी दिन सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक, इस वजह से 28 फरवरी को दिन मनाया जाता है। और सीवी रमन को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था नोबेल प्राइज? 1930 को। इसीलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और किस क्षेत्र में दिया गया था ये भी पूछे तो इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल इन्हें दिया गया था। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तटरक्षक दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तटरक्षक दिवस। तो देखिए, तटरक्षक दिवस की बात करें तो यहाँ पे फरवरी के माह के हम लोग सारे फरवरी के माह के प्रश्न को पढ़ेंगे। तो देखिए, 1 फरवरी के दिन तटरक्षक दिवस। आपसे पूछे कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस जो है ये 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी के दिन। अंतरराष्ट्रीय यहाँ पे मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछे कि मातृभाषा
मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो मातृभाषा दिवस की बात करें, ये 21 फरवरी के दिन मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस 21 फरवरी के। और उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? उत्पाद शुल्क दिवस आपसे पूछे तो ये डे कब मनाया जाता है? ये 24 फरवरी के दिन मनाया जाता है, 24 फरवरी के दिन। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन सीवी रमन ने क्या किया था? इसी दिन सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। 28 फरवरी के दिन, सॉरी इसी दिन नहीं, क्योंकि इनके याद में सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की और उसके उपलक्ष्य में 28 फरवरी के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक। और नोबेल प्राइज इनके लिए इन्हें मिला था, नोबेल प्राइज 1930 में नोबेल प्राइज मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज सीवी रमन जी को दिया गया था। और कुछ दिवस हम लोग फरवरी माह का और देख लेंगे। तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी के दिन आप लोग याद रखिएगा मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। और मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 फरवरी के दिन मातृभाषा दिवस 21 फरवरी के दिन मनाया जाता है। और बात करते हैं उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 फरवरी के दिन उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्यासा महासागर किसे कहते हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, प्यासा महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर को कहते हैं प्यासा महासागर। किसको? अटलांटिक महासागर को क्या कहते हैं? अटलांटिक महासागर को क्या कहते हैं? इसे प्यासा महासागर कहते हैं। ठीक। और बात करेंगे आपसे अब अटलांटिक महासागर के बारे में बात करें तो इसे अंध महासागर भी कहते हैं। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहते हैं। क्यों अंध महासागर कहते हैं? क्योंकि इसका अधिकांश भाग खोजा नहीं गया है। और अटलांटिक महासागर की बात करें, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। और आपसे पूछे कि अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? तो अटलांटिक महासागर की आकृति की बात करें तो ये यस आकार की आकृति है। आपसे पूछे कि रेनेले जलधारा कहाँ पे पाई जाती है? रेनेले जलधारा किस महासागर की है? तो रेनेले जलधारा भी अटलांटिक महासागर की। और सारगासो समुद्र आपसे पूछे कि किस महासागर में है? सारगासो समुद्र किस महासागर में है? तो ये अटलांटिक महासागर में। आपसे पूछ ले कि यहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में है? बरमूडा ट्रायंगल या फिर बरमूडा त्रिभुज ये किस महासागर में है? तो ये भी आपके अटलांटिक महासागर में है। और आपसे अगर पूछे कि यहाँ पे सेंट हेलेना द्वीप किस महासागर में है? सेंट हेलेना द्वीप किस महासागर में है? तो ये भी आपके अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना द्वीप। सबसे गहरा बिंदु क्या है? यहाँ पे सबसे गहरा बिंदु का नाम क्या है? तो अटलांटिक महासागर के सबसे गहरे बिंदु का नाम है पिट्यूरिको ट्रेंच। यहाँ पे लिख देते हैं प्यूर्टो रिको गर्त या फिर प्यूर्टो रिको ट्रेंच इसे बोलते हैं। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, प्यूर्टो रिको गर्त इसे बोलते हैं। ठीक। और ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे अटलांटिक महासागर प्यासा महासागर किसे कहते हैं? तो अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर। अब अटलांटिक महासागर के बारे में इसे अंध महासागर भी कहते हैं। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? अंग्रेजी के यस के आकार की। और रेनेले जलधारा की बात करें, रेनेले जलधारा ये अटलांटिक महासागर की है। सारगासो समुद्र अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमूडा त्रिभुज भी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और सेंट हेलेना द्वीप भी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और इसका सबसे गहरा बिंदु क्या नाम है? प्यूर्टो रिको गर्त। प्यूर्टो रिको गर्त इसका सबसे गहरा बिंदु है। ठीक। तो इसी तरह से आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहें और इसीलिए हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करके उनको भी इस वीडियो के बारे में बताइए। क्योंकि अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक। अगर इस तरह से आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मैक्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो मैक्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय विनोबा भावे थे। कौन? विनोबा भावे को सबसे पहले मैक्सेस पुरस्कार मिला था और मैक्सेस पुरस्कार वाले पहले भारतीय पुरुष थे ये। और आपसे पूछे कि मैक्सेस पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी आपकी किरण बेदी मैक्सेस पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक।
तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, किरण बेदी मैक्सेस पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, तो मैक्सेस पुरस्कार को क्या कहा जाता है? मैक्सेस पुरस्कार को इसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल भी कहते हैं मैक्सेस पुरस्कार को। और बात करते हैं ये किसके नाम पर दिया जाता है? तो मैक्सेस पुरस्कार ये फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति का क्या नाम था? तो इनका नाम था रैमन मैक्सेस। इनका रैमन मैक्सेस नाम था, इनके नाम पे ही इनका रैमन मैक्सेस नाम था और इनके नाम पे ही मैक्सेस पुरस्कार दिया जाता है। और कहाँ से दिया जाता है? तो ये पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? ये पुरस्कार का वितरण कहाँ से होता है? तो ये पुरस्कार का वितरण भी मनीला से होता है। और मनीला कहाँ की राजधानी है? तो मनीला राजधानी किसकी? फिलीपींस की। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? रैमन मैक्सेस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसे दिए जाने की शुरुआत 1958 से हुई थी। तो देख लेते हैं, मैक्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय विनोबा भावे। रैमन मैक्सेस पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? किरण बेदी हैं। और आगे बात करते हैं, आपसे पूछे कि इसे क्या कहा जाता है? मैक्सेस पुरस्कार को, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एशिया का नोबेल इसे कहते हैं। और इनका नाम किसके नाम पे रखा गया रैमन मैक्सेस पुरस्कार को? तो देखिए, इनका नाम फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं रैमन मैक्सेस, इनके नाम पे रखा गया था। और इसका वितरण भी कहाँ से होता है? मनीला फिलीपींस से होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि वहीं पे शुरुआत हुआ है, वहीं के राष्ट्रपति हैं, तो वितरण भी वहीं से होगा। शुरुआत कब से हुआ था? 1958 से। ठीक, अगला प्रश्न कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछे तो NaCH3 NaHCO3 इसका रासायनिक नाम है। ठीक, और बेकिंग सोडा को और किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक, और सोडियम इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा कहते हैं। इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। खाने का सोडा, मीठा सोडा भी कहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं धोवन सोडा का रासायनिक नाम बताइए। धोवन सोडा, जिसे क्या कहते हैं? इसे धोने के काम में लाया जाता है। धोवन सोडा के बारे में आपसे पूछे कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये देखिए, Na2CO3 और 10H2 इसका फार्मूला होता है। Na2CO3 और 10H2 इसका फार्मूला होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 10H2O इसका फार्मूला होता है। ठीक, और अगला प्रश्न कि लाफिंग गैस आपसे पूछ रहे कि लाफिंग गैस का फार्मूला बताइए। तो नाइट्रस ऑक्साइड इसे बोलते हैं। लाफिंग गैस को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड इनका फार्मूला होता है। आपसे पूछ ले कि यूरिया का फार्मूला बताइए। तो यूरिया को क्या कहते हैं? इसे कार्बामाइड कहते हैं। क्या? कार्बामाइड कहते हैं यूरिया को। और कार्बामाइड यूरिया का फार्मूला क्या है? तो देखिए, इसको CO कोष्टक में NH2 का होल थ्राइज, इसका ये फार्मूला होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, CONH2 का होल ट्वाइस। यहाँ पे फिर से लिखेंगे, यहाँ पे NH2 रहेगा यहाँ पे। ठीक, अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। आपसे पूछा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो NaSCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। इसे क्या कहते हैं? इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा भी इसे कहते हैं। और धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछे तो Na2CO3 10H2O इसका होता है। Na2CO3 10H2 होता है। लाफिंग गैस जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, N2O इसका फार्मूला होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। और यूरिया का फार्मूला इसे कार्बामाइड कहते हैं। और CONH2 का होल ट्वाइस है। ठीक, तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है? तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया में है। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में है। ठीक, कैलिफोर्निया में ये स्थित है सिलिकॉन वैली। अब कैलिफोर्निया में तो ये है, लेकिन अब आपसे पूछेगा कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? आपसे पूछे कि भारत का
सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो भारत का जो सिलिकॉन वैली है वो किस शहर को कहते हैं? तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। किसे? बेंगलुरु को कहते हैं भारत की सिलिकॉन वैली। इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं। भारत का क्या कहते हैं? इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं। और सिलिकॉन वैली के बारे में हम लोग पूरी बातें करेंगे। जैसे कि आपसे पूछे कि सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन ये होता क्या है? सिलिकॉन सबसे पहले आप लोग बताएंगे सिलिकॉन होता क्या है। तो ये एक अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। जो कंप्यूटर के आईसी चिप वगैरह बनाए जाते हैं, आईसी चिप जो भी कंपोनेंट वगैरह बनाए जाते हैं, ये सभी आपके अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर से इसका निर्माण किया जाता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछे कि सौर सेल का निर्माण कैसे होता है? सौर सेल का निर्माण में क्या क्या चीज़ें प्रयोग की जाती है? तो देखिए इसमें भी सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। सौर सेल के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं और साथ में गैलियम का भी प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन और गैलियम का, इसमें सिलिकॉन और गैलियम का प्रयोग दोनों चीज़ों को मिला के करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित है। और भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। इसे भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं। बात करते हैं सिलिकॉन के बारे में, तो ये एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। और बात करते हैं आईसी चिप वगैरह जो कंप्यूटर के या फिर मोबाइल के फ़ोन के बनाए जाते हैं, वो सभी आईसी चिप किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। सौर सेल में इसमें भी सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है और गैलियम का भी प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन व गैलियम दोनों चीज़ का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर की पठार। इसे क्या कहते हैं? इसे विश्व की छत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विश्व की छत कहते हैं। और आपसे पूछे कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 5000 मीटर है इसकी ऊंचाई। और बात करते हैं कुछ पठारों के बारे में। जैसे आपसे पूछ ले कुछ पठार के बारे में, जैसे मालवा का पठार आपसे पूछ ले कहाँ पे है? मालवा का पठार कहाँ पे है? तो ये आपके अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में है। कहाँ पे? अरावली एंड विंध्य पर्वत के बीच में है मालवा का पठार। अरावली एंड विंध्य पर्वत के बीच में है। वहीं आपसे पूछे कि धारावाड़ पठार कहाँ पे है? धारावाड़ पठार ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। धारावाड़ पठार कर्नाटक में पाए जाते हैं। वहीं आपसे पूछे कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे पाया जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है ये झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में पाया जाता है छोटा नागपुर पठार। ऊंची चोटी पारसनाथ है। वहीं आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा पठार क्या है? भारत का सबसे ऊंचा पठार का नाम क्या है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। और ये कैसा पठार है? ये शीत पठार है। ठीक, और लोएस्ट पठार कहाँ पे पाए जाते हैं? ये आपसे पूछे कि लोएस्ट पठार कहाँ पे पाए जाते हैं? तो लोएस्ट पठार ये चीन में पाए जाते हैं। चीन में लोएस्ट पठार पाए जाते हैं। और वहीं आपसे पूछे कि टेलीग्राफिक पठार कहाँ पे पाए जाते हैं? टेलीग्राफिक पठार कहाँ पे पाए जाते हैं? तो टेलीग्राफिक पठार की बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक में पाए जाते हैं। उत्तरी अटलांटिक में पाए जाते हैं टेलीग्राफिक पठार। ठीक, तो ये सारे उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये पाए जाते हैं। तो ये सारे पठार हैं कुछ, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार और इसे क्या कहते हैं? विश्व की छत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विश्व की छत। इसको ऊंचाई है 500 मीटर की। मालवा का पठार कहाँ पे है? अरावली एंड विंध्य पर्वत के बीच में मालवा का पठार है। कई राज्यों में इसका विस्तार है। धारावाड़ का पठार बताएंगे कर्नाटक में स्थित है। वहीं आपसे पूछे कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। और भारत का सबसे ऊंचा पठार का क्या नाम है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार है। लोएस्ट पठार कहाँ पे पाए जाते हैं? तो लोएस्ट पठार जो है चीन में पाए जाते हैं। और टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। सत्यार्थ प्रकाश के किसने लिखा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती ने क्या लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए थे। ठीक, तो और बात करते हैं दयानंद सरस्वती। आपसे पूछे कि इनका मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का तो पूछा जाता है मूल नाम, तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का क्या नाम था? मूल, तो इनका नाम मूल नाम था मूल शंकर। इन्होंने एक नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। इन्होंने क्या नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो का इन्होंने नारा दिया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका नारा वेदों की ओर लौटो। और आपसे पूछे कि शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो शुद्धि आंदोलन के
संस्थापक की बात करें तो ये भी आपके कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन, दयानंद सरस्वती थे। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना कब की, किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1975 में किए थे। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि सत्याग्रह प्रकाश की किसने लिखा, तो दयानंद सरस्वती ने लिखा। और दयानंद सरस्वती के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछा जाता है, इनका मूल नाम क्या था, तो मूल नाम इनका मूलशंकर था। इन्होंने एक नारा दिया था और इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, यानी कि वेदों का अध्ययन करो, फिर से वेदों को क्या करो, बढ़ावा दो। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक भी कौन थे, दयानंद सरस्वती ही थे। बात करते हैं आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1975 में हुई थी। एलिजाबेथ प्रथम के समय राजा कौन था, तो देखिए एलिजाबेथ प्रथम के समय अकबर राजा था। कौन था, अकबर राजा था। अगर अकबर का टाइमिंग देखें तो ये 1556 से लेके, अकबर का टाइमिंग जो है 1556 से लेके ये 1605 तक रहता है। कब तक, 1605 तक। वहीं आपसे पूछे कि एलिजाबेथ का टाइम बताइए, एलिजाबेथ का टाइम की बात करें तो ये कब से कब थी, तो ये 1558 से लेकर के ये 1603 तक थी, 1603 थे। और एलिजाबेथ आपसे पूछे ये किस वंश से संबंधित थी, तो इनका जो वंश था ये ट्यूडर वंश था। कौन से वंश से संबंधित थी, ट्यूडर वंश से एलिजाबेथ संबंधित थी। ठीक, अरे इन्हीं के काल में तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, इन्हीं के समय में ही तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का घोषणा पत्र महारानी एलिजाबेथ कब भेजी थी, तो ये आया था आपको 1600 में, और इसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई भारत में। ठीक, और बात करते हैं अब अकबर के बारे में। अब अकबर के बारे में कुछ चीजें हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अकबर, आपसे पूछे कि अकबर के माता का क्या नाम था, तो अकबर के माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। क्या, हमीदा बानो बेगम था अकबर के माता का नाम, क्या था, हमीदा बानो बेगम। और अकबर की बात करें, इन्होंने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना आपसे पूछे किसने की, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की, तो ये अकबर ने किया। अब कब किया, 1582 में। डेट सहित याद रखेंगे क्योंकि डेट ही पूछा जाता है। और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की, मनसब देने की प्रथा की शुरुआत किसने की, तो मनसबदारी जो प्रथा थी ये प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो ये भी आपकी किसने शुरू की थी, अकबर ने ही शुरू की थी। किसने, अकबर शुरू किए थे। तो इतनी चीजें आप लोग अकबर से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं एलिजाबेथ प्रथम के समय राजा कौन थे, तो एलिजाबेथ प्रथम के समय राजा भारत में अकबर थे। 1556 से लेके 1605 तक ये शासन करते हैं। वहीं पे एलिजाबेथ का जो टाइमिंग है ये 1558 से लेके 1603 तक है। और ये एलिजाबेथ किस वंश से संबंधित थी, तो ये ट्यूडर वंश से संबंधित थी, ट्यूडर वंश से संबंधित थी। और एलिजाबेथ के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का घोषणा पत्र आया था। इसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 में की गई थी। अब अकबर के बारे में कुछ चीजें देखेंगे, जैसे कि अकबर के माता का क्या नाम था, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम किसकी माता का नाम था, अकबर की माता का नाम। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की, 1582 में अकबर ने की। मनसब देने की शुरुआत किसने की, तो मनसब देने की शुरुआत भी किसने किया, अकबर ने किया। तो ये सारी चीजें आप लोग अकबर से भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न है कि 3 नंबर, 44वां संविधान संशोधन, भारत संविधान में 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। और इसके तहत कार्य क्या किए गए, इसके तहत कार्य किया गया संपत्ति पे, संपत्ति पे इसके तहत कार्य किया गया। संपत्ति को पहले जो था आपके मौलिक अधिकार था, संपत्ति पहला हमारे मौलिक अधिकार में आता था। और मौलिक अधिकार क्या होता है, जिसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। ये अनुच्छेद नंबर किस में था, ये अनुच्छेद पहले नंबर था 31 में, अनुच्छेद 31 में। अब वर्तमान समय में इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के अनुसार इसे क्या कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कानूनी अधिकार वो अधिकार होते हैं जिसे जो कानून के अधीन होता है और इसे सरकार हमसे छीन सकता है। तो कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसे किस अनुच्छेद में रखा गया, तो अनुच्छेद नंबर 300 के ए में इसे ले जाके यहाँ पे पिन कर दिया गया। ठीक, और मूल संविधान में कितने फंडामेंटल राइट थे, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मूल संविधान जो था उसमें 7 फंडामेंटल राइट थे, 7 फंडामेंटल राइट थे। और वर्तमान समय में कितने फंडामेंटल राइट थे, जब एक तो कम हो गया, इसे
एक फंडामेंटल राइट को कानूनी अधिकार बना गया, तो वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार है? 7 मौलिक अधिकार है, ठीक, सॉरी 6 मौलिक अधिकार है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, और इसके तहत क्या किया गया था? संपत्ति जो था पहले हमारा मौलिक अधिकार था, और इसे अनुच्छेद नंबर 31 में रखा जाता था, और इसे क्या कर दिया गया? वर्तमान समय में कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इसे अनुच्छेद नंबर 300 के ए में रखा गया है, ठीक। और जब ये संविधान संशोधन नहीं हुआ था तो हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य रहते थे? तो 7 मौलिक अधिकार रहते थे, और वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार बचे हैं? तो 6 मौलिक अधिकार वर्तमान समय में बचे हैं। एक कम हो गया, 6 बचे हैं। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला था, कालीबंगा। और कालीबंगा की बात करें तो इसका अर्थ आपसे पूछेगा क्या होता है? तो कालीबंगा के अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ियां कालीबंगा का अर्थ होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये भारत के राजस्थान राज्य में कालीबंगा स्थित है। और कुछ चीजें कालीबंगा से और मिली थी। आपसे पूछे कि नक्काशीदार ईंटों की शुरुआत कहाँ से मिली थी? नक्काशीदार ईंट कहाँ से मिले थे? तो ये कालीबंगा से मिले थे। और खोपड़ी पे शल्य चिकित्सा, खोपड़ी में शल्य चिकित्सा मतलब क्या? शल्य चिकित्सा का मतलब चीरफाड़। ये कहाँ से मिला था? आपके शल्य चिकित्सा यहाँ पे लिखेंगे। तो ये कहाँ से मिला? खोपड़ी में शल्य चिकित्सा, ये कहाँ पे मिला था? ये भी आपके कालीबंगा से मिला था। कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था, खोपड़ी के शल्य चिकित्सा का साक्ष्य। और वहीं आपसे पूछे कि युगल समाधि का साक्ष्य कहाँ से मिला था? युगल समाधि का साक्ष्य कहाँ से मिला था? ये लोथल से भी मिला था युगल समाधि, एंड कालीबंगा से मिला था। लोथल और कालीबंगा से, ये दोनों जगह से क्या मिला था? युगल समाधि का साक्ष्य मिला था। लोथल गुजरात में, कालीबंगा ये राजस्थान में। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। और आपसे पूछे कि यहाँ पे कुछ चीजें और आपसे पूछ ले, जैसे कि आपसे पूछे कि 100 को जलाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? 100 को जलाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? या फिर आपसे पूछे कि विशाल अन्नागार कहाँ से मिला? विशाल अन्नागार कहाँ से मिला? तो विशाल अन्नागार पूछ ले। या फिर आपसे पूछ ले कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? तो विशाल स्नानागार भी आपसे पूछ लेगा। या फिर आपसे पूछ लेगा कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिली? तो ये सारे के सारे कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से मिले था। मोहनजोदड़ो का आपसे पूछे कि अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है, ठीक। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे की चीजें हम लोग आगे के प्रश्न में पढ़ेंगे। कालीबंगा की, तो जूते हुए खेत की साक्ष्य कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ियां इसका अर्थ होता है। बात करते हैं, ये राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। नक्काशीदार ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिला? ये भी कालीबंगा से ही मिला। नक्काशीदार इस खोपड़ी में शल्य चिकित्सा का साक्ष्य यानी कि चीरफाड़ का साक्ष्य कहाँ से मिला? ये कालीबंगा से मिला। युगल समाधि की बात करें तो ये 2 जगह से, लोथल से भी मिली थी और कालीबंगा से। लोथल कहाँ पे? गुजरात में है, और कालीबंगा राजस्थान में। 100 को जलाने का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से, और विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति, ये किस चीज की मूर्ति थी? ये कांस्य मूर्ति थी। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा स्थान है मारियाना ट्रेंच। विश्व का सबसे गहरा स्थान क्या है? मारियाना ट्रेंच या फिर मारियाना गर्त। और मारियाना गर्त कहाँ पे स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु है मारियाना ट्रेंच। और इसकी गहराई की बात करें तो इसकी गहराई है 1122 मीटर इसकी गहराई है, ठीक। और इसी के पास में एक घाटी है। इसी के मारियाना ट्रेंच के पास में एक गहरी घाटी है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इसके दक्षिण में चैलेंजर गर्त। क्या है? एक गहरी सी घाटी है जिसको क्या कहते हैं? चैलेंजर गर्त कहते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी तो सबसे गहरी बिंदु की जगह पे चैलेंजर गर्त का ही नाम दे देता है, मारियाना ट्रेंच का नाम नहीं देता है। तो और देखेंगे प्रशांत महासागर के बारे में कुछ चीजें। तो प्रशांत महासागर के बारे में तो यहीं से देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में है, तो सर्वाधिक द्वीप आप लोग ध्यान रखेंगे प्रशांत महासागर में।
सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। आपसे पूछे कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है? तो ये प्रवाल द्वीप है, प्रशांत महासागर में स्थित है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और इसका विस्तार की बात करें प्रशांत महासागर का, तो ये पृथ्वी की आपकी पृथ्वी की 1/3 है, यानी कि पृथ्वी की 3 हिस्से में से एक हिस्से पे प्रशांत महासागर का विस्तार है, बाकी 2 हिस्से पे किसका विस्तार है? स्थल का विस्तार है। और प्रशांत महासागर में जो सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? सर्वाधिक ज्वालामुखी का क्षेत्र जो होता है प्रशांत महासागर में उसे क्या कहते हैं? तो सर्वाधिक ज्वालामुखी का क्षेत्र या फिर सर्वाधिक, आपसे पूछे कि भूकंप कहाँ पे आते हैं, तो प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप और सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं। और उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसको अग्निवलय क्षेत्र कहते हैं। क्या? अग्निवलय क्षेत्र, इंग्लिश में रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। और बात करते हैं प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं? ये आपसे पूछे प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं? तो प्रशांत महासागर का जो चौराहा है वो किसे कहते हैं? हवाई द्वीप को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हवाई द्वीप को कहते हैं। हवाई द्वीप कहाँ पे? ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे? यूएसए यानी कि अमेरिका में स्थित है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मारियाना ट्रेंच है या फिर मारियाना गर्त बोलते हैं, और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। गहराई 1122 मीटर की है। और बात करते हैं इसके दक्षिण में एक गहरी घाटी स्थित है जिसके को क्या नाम देते हैं? चैलेंजर गर्त कहते हैं। ठीक। और प्रशांत महासागर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में आपसे पूछे? तो प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। इसका विस्तार पृथ्वी का 1/3 है। प्रशांत महासागर का विस्तार पृथ्वी का 1/3 है। सर्वाधिक ज्वालामुखी वाले क्षेत्र को या सर्वाधिक भूकंप वाले क्षेत्र को प्रशांत महासागर में जो स्थित है प्रशांत महासागर में, उसे क्या कहते हैं? उसे अग्निवलय क्षेत्र कहते हैं या रिंग ऑफ फायर कहते हैं। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं? तो हवाई द्वीप को कहते हैं, जो कि अमेरिका में स्थित है। इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? तो जो बुद्ध का महापरिनिर्वाण है उस समय जो शासन था वो मल्ल लोग का था। मल्ल के गणतंत्र में, यानी कि मल्ल लोगों का शासन था। अब आपसे पूछे कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बुद्ध का जन्म के बारे में बात करें तो बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। 563 बीसी में हुआ था और ये लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में। और महात्मा बुद्ध का आपसे पूछे कि मूल नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का मूल नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध का मूल नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ था महात्मा बुद्ध के मूल नाम पर। और आपसे पूछे कि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मृत्यु के बारे में बात करें तो इसकी मृत्यु 483 बीसी में हुई थी। 483 बीसी में। और कहाँ पे हुई थी? ये कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? कुशीनगर यूपी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जन्म कहाँ पे होता है? लुम्बिनी। और ये कहाँ पे पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। और वहीं आपसे पूछे कि इनकी गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहती है। लेकिन आपसे पूछे कि गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गृह त्याग की जो घटना है उसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक। और ये कितनी वर्ष की अवस्था में हुई थी? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्यागा था। और ज्ञान प्राप्ति की बात करें, ज्ञान प्राप्ति इन्होंने कहाँ पे किया था? तो ज्ञान प्राप्ति की ये बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किए थे। किस वृक्ष के नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे। और आगे चल के बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इससे आगे चल के शशांक ने कटवा दिया था। किसने? शशांक ने आगे चल के कटवा दिया था। और इन्होंने जो अपना पहला उपदेश है वो कहाँ पे दिए थे? तो पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे दिए? सारनाथ में दिए। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश सारनाथ में दिए। और सारनाथ में ये पहला उपदेश दिए थे। और इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है बौद्ध काल में। ठीक। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? तो मल्ल के गणतंत्र में बुद्ध के महापरिनिर्वाण हुआ। और इनका बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? 563 बीसी में हुआ था और लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और इनका मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके मूल नाम सिद्धार्थ था। और इनकी मृत्यु आगे चल के हो जाती थी 483 बीसी में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में।
और इनकी गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? गृह त्याग की घटना महाभिन्न निष्क्रमण कहते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपनी गृह त्याग की थी। ठीक, और ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो बोधि वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। आगे चल के बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवा दिया था। ठीक, इन्होंने पहला उपदेश जो थी सारनाथ में दिया, और इस पहले उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? तो महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। वहीं आपसे पूछे कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक भी कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, किसने, कौन है अष्टाध्यायी के लेखक? पाणिनि। वहीं आपसे पूछे कि संस्कृत भाषा, तो संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि। अगर आपसे पूछे कि संस्कृत भाषा के जनक कौन है? संस्कृत भाषा का जनक कौन है? तो ऋग्वेद है संस्कृत भाषा का जनक। की कौन है? ऋग्वेद है संस्कृत भाषा का जनक है। और बात करते हैं जंतु विज्ञान के बारे में। अब अगर आपसे पूछे कि जंतु विज्ञान या फिर आपसे पूछे कि बायोलॉजी, इसके लेखक, इसके जो है जनक कौन है? तो इसके जनक है अरस्तु। इसके जनक कौन है? अरस्तु। वहीं आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के, क्योंकि ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके जनक हैं एडम स्मिथ। इसके जनक कौन है? एडम स्मिथ। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं कि संयुक्त संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? तो आचार्य पाणिनि को माना जाता है। अष्टाध्यायी के लेखक भी कौन है? आचार्य पाणिनि है अष्टाध्यायी के लेखक। और संस्कृत भाषा का जनक आपसे पूछे किसे माना जाता है? तो संस्कृत भाषा का जनक ऋग्वेद को कहा जाता है। जंतु विज्ञान के बारे में बात करें, इसका जनक अरस्तु को। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। ठीक, बात करते हैं भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ पे? तो भारत में सबसे वर्षा कम लेह में होती है, और लेह राजधानी है कहाँ की? लद्दाख की। लद्दाख की राजधानी लेह होती है। और बात करते हैं, ये एक कैसा मरुस्थल है? एक शीत मरुस्थल। लेह क्या है? एक शीत मरुस्थल वाला एरिया है। ठीक, वहीं आपसे पूछे कि जो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है वो कहाँ पे होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम। अब आपसे पूछे कि मासिन राम कहाँ पे है? तो भारत के एक राज्य, पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय में स्थित है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा किस पवन से होती है? अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक वर्षा किस पवन से होती है, तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है वो आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किस मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। और ये कहाँ पे होती है? तो ये मालाबार तट पे, केरल के मालाबार तट पे सर्वाधिक वर्षा होती है। और लौटता मानसून किसे कहते हैं? लौटता मानसून किसे कहते हैं? तो ये उत्तर पूर्व की जो हवाएं होती हैं, उत्तर पूर्व की हवाएं जो होती है उसे लौटता मानसून कहते हैं। और उत्तर पूर्व की हवाओं के द्वारा एक कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। कहाँ पे? कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। और कोरोमंडल तट की बात करें, ये तमिलनाडु का तट है, आंध्र प्रदेश का भी थोड़ा हिस्सा है। और आपसे पूछे कि सर्दियों में वर्षा क्यों होती है? भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? तो सर्दियों में वर्षा का क्या कारण होता है? पश्चिमी विक्षोभ होता है। पश्चिमी विक्षोभ होता है सर्दियों में वर्षा का कारण। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। लेह को क्या कहते हैं? इसे शीत मरुस्थल कहते हैं। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम मेघालय में होती है, या फिर विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम मेघालय में होती है। और सर्वाधिक वर्षा किस वहाँ पे मानसून से होती है? ये आपसे पूछे कि सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। और इसके तहत मालाबार तट पे वर्षा होती है। कहाँ पे? मालाबार तट पे वर्षा होती है। और आपसे पूछे कि लौटता मानसून के बारे में। लौटता मानसून, उत्तर पूर्व मानसून को कहते हैं लौटता मानसून। ठीक, और इसके तहत सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल तट का तमिलनाडु में होती है। सर्दियों में वर्षा का जो कारण है पश्चिमी विक्षोभ है, सर्दियों में वर्षा का कारण। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के पहले सेना प्रमुख कौन थे? तो भारतीय सेना के पहले सेना प्रमुख के.एम. करियप्पा थे। कौन? के.एम. करियप्पा थे भारतीय सेना के पहले सेना प्रमुख। और बात करते हैं यहाँ पे कुछ सेना के बारे में, जैसे थल सेना हो गया, आपका जल सेना हो गया,
जल सेना हो गया, या आपसे कौन सा हो गया वायु सेना, थल सेना, जल सेना या फिर वायु सेना। यहाँ पे थल सेना या फिर जल सेना की जगह पे यहाँ पे नौसेना लिखिए, नौसेना। और थल सेना की बात करें, थल सेना दिवस भारत में कब मनाते हैं, तो थल सेना दिवस 15 जनवरी के दिन मनाते हैं। कब, 15 जनवरी के। नौसेना दिवस कब मनाते हैं, ये 4 दिसंबर के दिन मनाते हैं नौसेना दिवस। और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को मनाते हैं वायुसेना दिवस। अब बात करते हैं थल सेना के प्रमुख वर्तमान समय में कौन है, तो वर्तमान समय में थल सेना का प्रमुख मनोज पांडे है। कौन, मनोज पांडे। और नौसेना प्रमुख वर्तमान समय में कौन है, तो नौसेना चीफ आर हरि कुमार है। कौन, आर हरि कुमार है भारत में नौसेना के चीफ। और वायुसेना के चीफ वर्तमान समय में कौन है, तो वायुसेना के जो चीफ हैं वर्तमान समय में उनका क्या नाम है, उनका नाम है विवेक राम चौधरी। कौन, विवेक राम चौधरी वायुसेना के हेड हैं। और वर्तमान समय में बात करते हैं कि भारत के पहले सीडीएस कौन थे, भारत के पहले सीडीएस कौन थे, तो जो भारत के पहले सीडीएस थे उनका नाम है विपिन रावत। क्या, विपिन रावत हैं भारत के वर्तमान सीडीएस और सॉरी पहले सीडीएस। और वर्तमान समय में जो भारत के सीडीएस है उनका क्या नाम है, अनिल चौहान। क्या है, अनिल चौहान वर्तमान समय भारत के सीडीएस हैं। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारतीय सेना के पहले सेना प्रमुख कौन है, के.एम. करियप्पा हैं भारतीय सेना के पहले सेना प्रमुख। और भारत में थल सेना, नौसेना और वायुसेना की बहुत महत्व है। और इन सारी चीज़ों को देखेंगे। नौसेना का दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी के दिन। और सॉरी थल सेना का दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी के दिन। नौसेना का 4 दिसंबर के दिन। और वायुसेना की दिवस 8 अक्टूबर के दिन। और थल सेना के हेड वर्तमान समय में मनोज पांडे हैं। वर्तमान थल सेना हेड मनोज पांडे। और नौसेना हेड कौन है, आर हरि कुमार है। कौन, आर हरि कुमार। विवेक राम चौधरी ये आपके सबसे लापरवाह हैं, सॉरी ये वायुसेना अध्यक्ष हैं। और भारत के पहले सीडीएस कौन है, विपिन रावत हैं भारत के पहले सीडीएस। और वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है, अनिल चौहान है। देख लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार 1813 में 1813 के चार्टर एक्ट के तहत इसको समाप्त किया गया। चार्टर एक्ट के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के तहत इसे समाप्त किया गया। लेकिन जो चाय एंड चीन के साथ व्यापार था, चाय और चीन के साथ जो व्यापार था वो बना रहा। चाय और चीन के साथ व्यापार क्या हुआ, बना रहा। और इससे भी पूर्ण रूप से आपसे पूछे कि कब समाप्त किया गया, पूर्ण रूप से आपसे पूछे कि समाप्त कब हुआ था, तो एकाधिकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है इसे पूर्ण रूप से समाप्त कब किया गया, जब 1833 का एक्ट आया था। 1833 का चार्टर एक्ट आया था, इसके तहत इसे समाप्त किया गया। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसके तहत भी कुछ चीज़ें और लाई गई थी। जैसे इसके तहत कुछ चीज़ें और लाई गई। इसके तहत भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, इसके तहत भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग बने थे। कौन, विलियम बेंटिंग बने थे। इसके तहत भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, विलियम बेंटिंग। और इसके तहत भारतीयों को क्या किया गया, इसके तहत भारतीयों को कंपनियों में नौकरी पाने का अवसर दिया गया। भारत में भारतीयों को कंपनी में नौकरी पाने का अवसर दिया गया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे नौकरी पाने का अवसर इसी एक्ट के तहत दिया गया। ठीक, तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन पूरी तरह से नहीं समाप्त हुआ था। चीन और चाय के साथ व्यापार बना हुआ था। चीन और चाय के साथ व्यापार बना हुआ था। इसे पूर्ण रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया, तो इसे 1833 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त किया गया। और 1833 के जो चार्टर एक्ट थे इसमें कुछ चीज़ें और कही गई थी। भारत के पहले गवर्नर जनरल इसके तहत बने थे कौन, विलियम बेंटिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। और भारत के पहले भारतीयों को कंपनी में जो नौकरी बड़े पदों पे नहीं रखा जाता था। और इसमें क्या किया गया, इस अधिनियम के तहत कंपनियों में नौकरी पाने का भारतीयों को अवसर दिया गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न के, गोबी का मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो गोबी का मरुस्थल जो है मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पे, मंगोलिया में। मंगोलिया की आपसे पूछे कि राजधानी क्या है,
तो उलान बटोल है मंगोलिया की राजधानी। कहाँ पे है? उलान बटोल है मंगोलिया की राजधानी। और आपसे पूछे कि मंगोलिया के बारे में, आपसे पूछे कि मंगोलिया के संसद का क्या नाम है, तो मंगोलिया के संसद का नाम खुरल है। क्या है? मंगोलिया के संसद का नाम खुरल है। आपसे पूछे कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे पाए जाते हैं? कालाहारी मरुस्थल। अब कुछ विश्व के मरुस्थलों के बारे में देखेंगे। तो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में पाए जाते हैं, अफ्रीका में। इसी में एक जनजाति रहती थी जिसे क्या कहते हैं? बुशमैन। बुशमैन जनजाति आपसे पूछे कि कहाँ रहती है, तो कालाहारी मरुस्थल में रहती है। और आपसे पूछे कि थार मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? थार, ये भारत में पाए जाते हैं। भारत का मरुस्थल को क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। भारत सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक, राजस्थान में ये फैला हुआ था। और बात करते हैं यहाँ पे पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे? पेटागोनिया मरुस्थल आपसे पूछे कि कहाँ पे स्थित है, तो पेटागोनिया जो मरुस्थल है ये अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ पे? अर्जेंटीना में पेटागोनिया मरुस्थल स्थित है। और रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो रब अल खाली मरुस्थल ये आपके सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ पे? सऊदी अरब में स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे साथ में। तो देख लेते हैं गोबी का मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोल है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोल है। और मंगोलिया के संसद का क्या नाम है? खुरल है। मंगोलिया के संसद का नाम। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में पाए जाते हैं। और थार कौन सा हो, तो थार मरुस्थल भारत में राजस्थान राज्य में पाया जाता है। और कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पेटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है पेटागोनिया का मरुस्थल। रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? ये सऊदी अरब में रब अल खाली मरुस्थल स्थित है। बात करते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति में आपसे पूछेगा कि सदस्य कितने थे, तो 1+6 यानी कि 7 सदस्य थे टोटल प्रारूप समिति में। और आपसे पूछे कि प्रारूप समिति के बारे में, तो आप बताएंगे कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था कब? प्रारूप समिति का गठन, तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। कब? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। और बात करते हैं प्रारूप समिति तैयार किसने किया? प्रारूप संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया था, तो प्रारूप तैयार करने की बात है, इसकी तैयार किए थे VN राव ने। VN राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। अब आपसे पूछे कि प्रारूप पर बहस कितना दिन चला, प्रारूप की बहस कितना दिन चला, तो इस भारतीय प्रारूप पे जो बहस है 114 दिन तक चला। और प्रारूप पे बहस 114 दिन तक चला। और इसी के तहत भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के, आपसे पूछे कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन बने थे? भारत के पहले कानून मंत्री BR अम्बेडकर बने थे। कौन? BR अम्बेडकर बने थे भारत के पहले कानून मंत्री। और भारत के जो आपके संविधान है, और इस संविधान का आपसे पूछ ले कि जनक किसे कहा जाता है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये भी भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप तैयार किसने किया था, तो BN राव ने प्रारूप को तैयार किया था। प्रारूप पे बहस चला था कितने दिन? 114 दिन तक बहस करते हैं। और इसमें सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे, 1+6 ये 7 सदस्य थे। और कानून मंत्री कौन है? भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे, भारत के पहले कानून मंत्री। और भारत के संविधान के जनक किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक। कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक है सर्वाधिक क्षेत्र का, या फिर इसे कहते हैं SBI। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो देखिए बैंक ऑफ बंगाल जो था, बैंक ऑफ बंगाल एंड प्लस बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई प्लस बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को आपस में बुलाया गया। इन तीनों का आपस में क्या किया गया? विलय कर दिया गया और बनाया गया एक बैंक। कौन सा? जिनका नाम था इंपीरियल बैंक। क्या बनाया गया? इंपीरियल, इसको क्या बना दिया गया? इंपीरियल बैंक। और कब बनाया गया? 1921 में इसको बनाया गया। आगे चल के इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया। आगे चल के इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में। कब हुआ था राष्ट्रीयकरण? 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जुलाई
1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसी दिन इसका नाम क्या कर दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक। इसका भारतीय स्टेट बैंक इसी दिन क्या कर दिया गया, इसका नाम कर दिया गया। ठीक, तो और ये भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाने लगा। और जिसके बारे में आपसे बताएंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो भारतीय जो स्टेट बैंक है इसका हेडक्वार्टर वर्तमान समय में मुंबई में स्थित है। कहाँ पे, मुंबई में। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान समय में जो हेड हैं उनका क्या नाम है, तो इनका नाम है दिनेश खारा। कौन है इनका हेड, दिनेश खारा स्थित हैं। ठीक, तो और चीजें देख लेते हैं। आपसे पूछे कि यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा, भारतीय स्टेट बैंक है, SBI भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो इसमें ये है आपका सबसे बड़ा बैंक। और बैंक ऑफ बंगाल जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1806 में। और बैंक ऑफ बम्बई जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1940 में। और बैंक ऑफ मद्रास जिसकी स्थापना हुई थी 1943 में। इन तीनों को मिला करके इंपीरियल बना दिया गया 1921 में। और इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इसे भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाने लगा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। और वर्तमान समय में हेड है इसके दिनेश खारा। कागजी मुद्रा जारी किसने किया, तो कागजी मुद्रा सबसे पहले किसने जारी किया, तो कागजी मुद्रा चीन ने जारी किया। वहीं आपसे पूछे कि बैंक नोट जारी किसने किए, बैंक नोट किसने सबसे पहले जारी किए। बैंक नोट जारी करने की बात करें तो इसे किसने किया, तो सबसे पहले बैंक नोट स्वीडन ने जारी किया। कहाँ पे, स्वीडन के लोगों ने जारी किया। और भारत में कागज का आविष्कार किसने किया, कागज का आविष्कार किसने किया, तो जो कागज का आविष्कार है वो चीन ने किया था। किसने, चीन ने किया था कागज का आविष्कार। और सबसे पहले पुस्तक मुद्रित किसने किया, सबसे पहले ये भी तो पूछ सकता है, पुस्तक मुद्रित सबसे पहले किसने किया। तो जब चीन कागज बना लिया है तो सबसे पहले पुस्तक भी यही बनाएगा। तो चीन ने क्या किया, पुस्तक मुद्रित करना शुरू किया। और भारत में एक स्थान है जिसे कहते हैं नेपा नगर। नेपा नगर, ये आपसे पूछेगा कि नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछेगा कि नेपा नगर को क्यों प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे अखबारी कागज बनाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा अखबारी कागज यहाँ पे अखबारी कागज के लिए फेमस है। और बात करते हैं ये कहाँ पे स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, कागजी मुद्रा किसने जारी किया, चीन ने जारी किया। बैंक नोट किसने जारी किया, तो स्वीडन ने जारी किया। और यहाँ से पूछे कि सबसे पहले पुस्तक मुद्रित किसने किया, तो चीन ने किया। सबसे पहले यहाँ पे कागज का आविष्कार किसने किया, तो चीन ने कागज का आविष्कार किया। और नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है, तो ये मध्य प्रदेश में अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो इन चीज़ों पे भी आप लोग ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट करिए, टेलीग्राम पे PDF लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया, तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और कौन कौन सी चीज़ है, देखिए समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे, तो विषय इसमें कुछ होते हैं। तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय होते थे और वर्तमान समय समवर्ती सूची में कितने विषय कर दिए गए, वर्तमान समय बढ़ा करके समवर्ती सूची में 52 विषय दिए गए हैं। तो समवर्ती सूची के कुछ विषय के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि वन किसका विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। पर्यावरण किस सूची का विषय है, तो ये भी आपके समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा की सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। समाचार पत्र की सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। और विवाह की सूची का विषय है, क्योंकि काम आएगा आपके विवाह, तलाक, ये भी काम आएगा। ये आप सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। और आपसे पूछे कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो शिक्षा जो कि पहले क्या था, शिक्षा पहले ये आपका राज्य सूची का विषय, पहला शिक्षा क्या था, राज्य सूची का विषय।
और वर्तमान समय में इसे कन्वर्ट करके क्या किया गया, इसे समवर्ती सूची में रख दिया गया। वर्तमान समय में इसे समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके तहत कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, इसके तहत 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसको करके इसे शिक्षा को समवर्ती सूची में जगह दिया गया। और 7वीं अनुसूची के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। 7वीं अनुसूची, इसे क्या कहते हैं, इसे सूचियों का सूची कहते हैं, इसे सूचियों का सूची कहते हैं 7वीं अनुसूची को। और इसमें क्या किया गया है, इसमें 3 सूची दी गई है, 3 सूची इसमें तहत बनाई गई है। कौन कौन सी सूची, एक तो आपका संघ सूची हो गया, एक राज्य सूची हो गया, और एक कौन सा सूची हो गया, एक आपका समवर्ती सूची हो गया। कौन सा, समवर्ती सूची। संघ सूची में कार्य करने के लिए विषय 100 दिए गए हैं, राज्य सूची में काम करने के लिए 61 विषय, समवर्ती सूची में काम करने के लिए 52 विषय दिए गए। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं भारत में संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और समवर्ती सूची की बात करें, इसमें पहले विषय थे 47, समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे, 47, वर्तमान समय में बढ़ा करके 52 कर दिया गया। क्या क्या विषय, कुछ विषयों के इंपॉर्टेंट विषय उनको देखेंगे। वन है, पर्यावरण है, शिक्षा है, समाचार पत्र है, विवाह है, तलाक है, ये सारे के सारे समवर्ती सूची के विषय हैं। कुल 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। तो देख लेते हैं शिक्षा, जो कि पहले क्या था, राज्य सूची का विषय था, इसके तहत किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 और शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। 7वीं अनुसूची के बारे में, इसमें 3 सूचियों को बनाया गया, इसे सूचियों का सूची कहते हैं। 3 सूची बनाया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय दिए गए हैं काम करने के लिए, और समवर्ती सूची में कितने दिए गए हैं, 52 विषय दिए गए हैं। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है, इसमें कौन कौन लोग, इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के कैसे सदस्य, ये निर्वाचित सदस्य इसमें वोट डालते हैं। कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य इसमें वोट डालते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं ये राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद नंबर 54 में। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, ये किस तरह का निर्वाचन होता है, तो ये आपके अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और चुनाव का संचालन कौन करता है, ये तो आप लोग बताएं ही नहीं। चुनाव का संचालन सबसे पहले कौन करता है, तो चुनाव का जो संचालन है वो निर्वाचन आयोग ही करता है। और निर्वाचन आयोग के बारे में बात करेंगे, आप लोग बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। और बात करते हैं जो राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति में जो विवाद होते हैं, उसका निपटारा कौन करता है। जो विवाद आते हैं राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों, इसमें जो चुनाव में विवादों का जो निपटारा है वो कौन करते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट करता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय करता है। तो देख लेते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा में वोट करते हैं और ये निर्वाचित सदस्य होते हैं। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल दिया गया है। और निर्वाचन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राष्ट्रपति का कैसा चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब बात करते हैं चुनाव का संचालन कौन करता है, तो चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, 1950 में करता है। वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट के जो चुनाव होते हैं उसमें विवादों का जो निपटारा है कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन, सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था, तो नादिर शाह के आक्रमण के समय जो मुगल शासक था उसका क्या नाम था, मोहम्मद शाह नाम था। क्या था, मोहम्मद शाह नाम था। और इसने कब आक्रमण किया था, 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। और यहाँ से पूछा जाता है कि क्या चीज़ लूट कर ले गया था, तो इसने सबसे पहले तो इसने कोहिनूर का हीरा ले गया था। कोहिनूर का हीरा जो कि कहाँ से निकाला गया था, गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। और मयूर सिंहासन को भी इसने लूट कर ले गया, मयूर सिंहासन को भी इसने लूट करके ले गया था। और नादिर शाह को क्या कहा जाता है, इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन आपसे पूछे किसने कहा जाता है, तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। जबकि आपसे पूछे कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो भारत का जो नेपोलियन है समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसे, समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन। और बात करते हैं
मोहम्मद नादिर शाह। अब बात करते हैं यहाँ पे मोहम्मद शाह के बारे में। तो इसने क्या किया था, इसने नादिर शाह ने अंतिम रूप से क्या किया था, जजिया कर को समाप्त किया था। इसने अंतिम रूप से क्या किया, जजिया कर को समाप्त कर दिया, जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। और जजिया कर क्या था, जजिया कर तो ये गैर हिंदू से लिया जाता है, गैर हिंदू से लिया जाता था, यानी सॉरी गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। जजिया कर किससे लिया जाता था, गैर मुस्लिम लोगों से, यानी कि किससे लिया जाता था, हिंदू से लिया जाता था, हिंदू से लिया जाता था। ठीक, जजिया कर क्या होता था, ये हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था। मोहम्मद शाह को क्या कहते हैं, इसे रंगीला भी कहते हैं। मोहम्मद शाह को रंगीला इसका उपनाम है, इसे रंगीला कह के भी बुलाते हैं। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि नादिर शाह के आक्रमण के समय भारत के मुगल शासक कौन थे। मोहम्मद शाह थे भारत में मुगल शासक, और इन्होंने 1993 में क्या किया था, नादिर शाह अब्दाली ने भारत पे आक्रमण किया था। और नादिर शाह अब्दाली को क्या कहते हैं, ईरान का नेपोलियन कहते हैं। और भारत का नेपोलियन आपसे पूछे किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन। और इसने क्या लूट कर ले गया था नादिर शाह अब्दाली ने, तो ये भारत से कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया था और मयूर सिंहासन लूट करके ले गया था। और नादिर शाह जो था इसको रंगीला भी कहते हैं। इसने जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। कब किया था पूर्ण रूप से समाप्त जजिया कर को, 1720 ईस्वी में ये किया था। ठीक, शुरू मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, और ये वसूला जाता है हिंदू लोगों से। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर है। देवेंद्र नाथ टैगोर ये कौन है, आपके तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक हैं। और आपसे पूछे कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं भारतीय संघ के संस्थापक। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं भारतीय संघ के संस्थापक। वहीं आपसे पूछ ले कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, गदर पार्टी के आपसे पूछे कि संस्थापक कौन है, तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल हैं। कौन है, लाला हरदयाल। और कब किए थे ये, सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की थी। किसने, सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है, ये अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका में इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना कब की थी, 1913 में की थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर हैं तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक। भारतीय संघ के संस्थापक कौन है, तो ये हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय सभा के संघ के संस्थापक। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, लाला हरदयाल हैं गदर पार्टी के संस्थापक। इसकी स्थापना इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में की थी। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है और 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के सदस्य। ठीक, और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे लगातार 6 वर्ष तक, लगातार 6 वर्ष थे। और ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र के भी सदस्य बने थे। सबसे कम उम्र के क्या बने थे, कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। कौन, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनका जन्मदिन कब होता है, मौलाना अबुल कलाम का आज़ाद का बात करें जन्मदिन कब होता है, तो इनका जन्मदिन होता है 11 नवंबर के दिन। और इस दिन भारत में क्या मनाते हैं, इसी दिन भारत में इनके जन्मदिन के दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। क्या राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत में कब मनाते हैं, तो 11 नवंबर के दिन मनाते हैं। ठीक, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। यहाँ पे लिख देते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन, पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो ये भी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में क्या दिया गया था, इन्हें 1992 में भारत रत्न दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में भारत रत्न दिया गया था। और ये क्या था, ये मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न मिला था। मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे।
तो देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कौन लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? कब से कब तक? 1940 से लेकर 1945 तक। ये आप लोग याद रखेंगे। 1940 से 1945 6 वर्ष हो गया ना। अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और ये सबसे कम उम्र के भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, अबुल कलाम आज़ाद। हम बात करते हैं कलाम आज़ाद के बारे में। तो इन्हें 1992 में क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। मरणोपरांत ही आप लोग याद रखेंगे। इनका जन्मदिन कब होता था? 11 नवंबर के दिन, और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता था। भारत के पहले मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। काला महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं काला महाद्वीप। किस महाद्वीप को? अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को? इसे पठारी महाद्वीप भी कहते हैं। इसे पठारी महाद्वीप भी कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अंध महाद्वीप आपसे पूछे किस महाद्वीप को कहते हैं? तो अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप या फिर अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। और इसे जनजातीय महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका को जनजातीय महाद्वीप भी कहते हैं। जनजातीय महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे कौन सा पूछे तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगी। और अफ्रीका की बात करें, इसमें सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप आपसे पूछे कि कौन सा है? सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप भी आपके अफ्रीका महाद्वीप है। कितने देश है? 54 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अब बात करते हैं यहाँ पे क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये अफ्रीका में स्थित है क्रूगर नेशनल पार्क। देख लेते हैं, आपसे पूछे कि काला महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है काला महाद्वीप। पठारी महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो पठारी महाद्वीप भी अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अंध महाद्वीप किसे कहा जाते हैं? तो अंध महाद्वीप जो है वो आपके काला महाद्वीप को ही कहते हैं, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप को, क्योंकि इसका अधिकांश भाग खोजा नहीं गया है। जनजातीय महाद्वीप इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अनेक जनजातियाँ रहती हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो आपके अफ्रीका महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक जो है सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपसे पूछे किस देश की है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है एशिया में रहती है। कितनी एशिया में जनसंख्या है? ये एशिया में लगभग विश्व की जनसंख्या का 60% है। और बात करते हैं सर्वाधिक देश किस देश में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक देश है। क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो क्रूगर नेशनल पार्क अफ्रीका में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कोंकण रेलवे ये कितनी राज्यों को जोड़ता है? तो ये 4 राज्यों को जोड़ता है। कहाँ से कहाँ तक के? तो देखिए, ये सबसे पहले तो आपसे पूछे कि किस राज्यों को जोड़ता है? तो ये महाराष्ट्र को जोड़ता है। महाराष्ट्र से होते हुए जाता है गोवा में, और गोवा में होते हुए जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक से होता हुआ जाता है ये केरल में। कर्नाटक से होते हुए जाता है केरल में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कोंकण रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो कोंकण रेल मार्ग की लंबाई 760 किलोमीटर है। 760 किलोमीटर है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ पे स्थित है? तो ये पर्वत श्रृंखला जो है, ये जो पर्वत श्रृंखला किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये पश्चिमी घाट में स्थित है। वैसे तो ये पश्चिमी घाट में ही ट्रेवल करेगा, पश्चिमी घाट में स्थित है। अब भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग आपसे पूछिए कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग अगर आपसे पूछ ले कौन सा है? तो ये है आपका कन्याकुमारी से लेके डिब्रूगढ़ तक ही फैला हुआ है। कन्याकुमारी से लेकर डिब्रूगढ़ तक फैला हुआ है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक रेल मार्ग किस राज्य में पाए जाते हैं? तो जो भारत में सर्वाधिक रेल मार्ग है ये उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग आपसे पूछे कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग आपसे पूछे कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। कौन सा? ट्रांस साइबेरियन है विश्व का सबसे बड़ा
सबसे लंबा रेल मार्ग, और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये आपके 9438 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी? 9438 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सबसे पहले रेल मार्ग का निर्माण कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। कोंकण रेल मार्ग कितनी राज्यों को जोड़ता है? तो ये 4 राज्यों को जोड़ता है। कौन सा? महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल। इस तरह से ये 4 राज्यों को जोड़ता है। वहीं आपसे पूछ ले कि किस पर्वत श्रृंखला में कोंकण रेल मार्ग पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में कोंकण रेलवे पाए जाते हैं। कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ से? कन्याकुमारी से लेके जाता है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ पे? असम तक जाता है। ठीक। अब बात करते हैं सर्वाधिक रेल रेखा कहाँ पे है? तो सर्वाधिक रेल मार्ग की लंबाई उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसका सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है और ये 9438 किलोमीटर लंबाई है इसकी। बेरिंग जल संधि अलग करती है। तो देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है एशिया महाद्वीप से। माइनस चिन्ह यानी कि अलग करती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से। वहीं आपसे पूछे कि युकाटन जल संधि किसको अलग करती है? युकाटन जल संधि की बात करें, ये किसको अलग करती है? तो ये मैक्सिको को करती है क्यूबा से। मैक्सिको को ये क्यूबा से अलग करती है। वहीं आपसे पूछे कि हारमुज जल संधि कहाँ पे स्थित है? हारमुज जल संधि कहाँ पे स्थित है? तो हारमुज जल संधि ये जो है ओमान और ईरान के बीच में। कहाँ पे? ओमान एंड ईरान को ये अलग करने का काम करती है। क्या करती है? अलग करने का काम करती है। वहीं आपसे पूछे कि जिब्राल्टर जल संधि कहाँ पे स्थित है? जिब्राल्टर जल संधि ये कहाँ पे स्थित है? तो जिब्राल्टर जो जल संधि है ये अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। किससे? अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है भूमध्य महासागर से। कहाँ पे? भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि बेरिंग जल संधि कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। युकाटन जल संधि की बात करें तो ये मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है। और बात करते हैं हारमुज जल संधि के बारे में, तो हारमुज जल संधि ओमान एंड ईरान के बीच को अलग करती है। और जिब्राल्टर जल संधि की बात करें ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है। अगला प्रश्न कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो भारत में अगर पूछ ले हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। वैसे आपसे पूछे कि हिमालय की सबसे, तो ये कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे? कंचनजंगा जो है सिक्किम में स्थित है। और अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 85-86 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई है। सॉरी 85, यहाँ पे फिर से लिखेंगे। इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है 85-86 फीट, सॉरी मीटर में होता है। तो इसकी हाइट है 85-86 मीटर। और आपसे पूछे कि भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अगर आपसे इस तरह से प्रश्न पूछे भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो भारत का जो सर्वोच्च शिखर है उसे K2 कहेंगे या फिर कहेंगे गार्डविन ऑस्टिन। क्या? गार्डविन ऑस्टिन कहेंगे या फिर K2 कहेंगे। और ये कहाँ पे, इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर इसकी हाइट है। और वहीं आपसे पूछे कि हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी क्या है? हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी क्या है? तो हिमालय की जो ऊंचा चोटी है उसका आप तो सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत की इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, एशिया की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर जिसकी ऊंचाई है। ठीक। और ये स्थित कहाँ पे है? ये नेपाल में स्थित है। और नेपाल के लोग इसे क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। क्या? सागर माथा के नाम से इसे जानते हैं। और आपसे पूछे कि नीलगिरी की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा है। क्या है? दोदा बेटा है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी।
अगर आपसे पूछे कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर है अरावली की सबसे ऊंची चोटी। और वहीं आपसे पूछ ले कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। क्या है? धूपगढ़ है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी क्या है, कंचनजंगा है। ये कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर। भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा? K2, या फिर इसे क्या कहते हैं? गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं। इसको गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर इसकी हाइट है। और हिमालय का पूर्व सबसे ऊंचा जो चोटी है माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। और नीलगिरी पर्वत के बारे में बात करें, ये दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। और अरावली की बात करें, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है? एंडीज है। इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एकांकागुआ है इसकी सबसे ऊंची चोटी। कौन सा? माउंट एकांकागुआ है इसकी सबसे ऊंची चोटी। वहीं आपसे पूछ ले कि विश्व की सबसे पुरानी चोटी का नाम, इसमें सबसे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत का क्या नाम है? विश्व की सबसे पुरानी पर्वत का नाम ये आपके कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम। वहीं आपसे पूछ ले कि निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ पे स्थित है? निक्स ओलंपिया पर्वत को कहाँ पे खोजा गया था? तो ये मंगल ग्रह पे खोजा गया था। निक्स ओलंपिया पर्वत मंगल ग्रह पे खोजा गया है। वहीं आपसे पूछ ले कि एटलस पर्वत कहाँ पे है? एटलस पर्वत कहाँ पे है? तो ये आपके अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे? अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में उत्तर साइड में, नॉर्थ साइड में अफ्रीका में स्थित है। वहीं आपसे पूछे कि माउंट अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अफ्रीका की सबसे जो ऊंची चोटी है उसको क्या कहते हैं? अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी, तो जो अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट किलिमंजारो है। क्या है? माउंट किलिमंजारो स्थित है। और माउंट किलिमंजारो की बात करें, ये कहाँ पे? तंजानिया में स्थित है। कहाँ पे? तंजानिया में माउंट किलिमंजारो स्थित है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। माउंट एकांकागुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एकांकागुआ है। बात करते हैं विश्व की सबसे पुरानी पर्वत का क्या नाम है? तो विश्व की जो सबसे पुरानी पर्वत का नाम अरावली पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। निक्स ओलंपिया पर्वत की बात करें, मंगल ग्रह पे स्थित पर्वत है। और एटलस पर्वत की बात करें, ये अफ्रीका में स्थित है। राजस्थान उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में पाए जाते हैं। अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है? तो जो है रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। भूकंप की तीव्रता अगर मापना हो आपको तो रिएक्टर पैमाने का उपयोग करते हैं, या फिर मर्केली पैमाने से भी भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। मर्केली पैमाने से भी भूकंप की तीव्रता मापते हैं आजकल। ठीक, अब भूकंप के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। भूकंप के बारे में तो आपसे पूछे कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप का अध्ययन। क्या? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। और भूकंप तरंगों की आपसे पूछे कि औसत गति कितनी होती है? तो भूकंप तरंगों की जो औसत गति है 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है? 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। वहीं आपसे पूछे कि भूकंप मूल किसे कहते हैं? वहीं आपसे पूछे कि भूकंप मूल किसे कहते हैं? तो जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। और आपसे पूछे कि भूकंप अधिकेंद्र किसे कहते हैं?
भूकंप अधिकेंद्र किसे कहते हैं? जहां पे सर्वप्रथम क्या होता है, जहां पे सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक ऊपर में। और तुर्की एंड सीरिया में जो भूकंप आए थे उनके बचाव के लिए, तुर्की एंड सीरिया के बचाव के लिए यहाँ पे भारत में कौन सा अभियान चलाया गया था? तो इसमें चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि रिएक्टर पैमाने में किसका माप किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता का माप रिएक्टर पैमाने से किया जाता है या फिर मर्केली पैमाने से भी किया जाता है। और भूकंप के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप का अध्ययन। भूकंप तरंगों की औसत गति कितनी होती है? तो भूकंप तरंगों की औसत गति 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। भूकंप मूल किसे कहते हैं? जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। और भूकंप अधिकेंद्र किसे कहते हैं? जहां पे सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। तुर्की और सीरिया में बचाव के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। और आपसे पूछे कि कंप्यूटर की खोज किसने किया? तो कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की। किसने? चार्ल्स बेबेज ने किया कंप्यूटर की खोज। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? तो भारत का जो है पहला जो सुपर कंप्यूटर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है परम शक्ति। उसका नाम है क्या? परम 8000। उसका क्या नाम है? परम 8000। वहीं यहाँ पे पूछ ले कुछ प्रश्नों के, ये कंप्यूटर के जिस भाग को हम छू सकते हैं, कंप्यूटर के जिस भाग को क्या कर सकते हैं? हम छू सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हार्डवेयर। क्या कहते हैं? उसे हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के जिस भाग को हम लोग केवल छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, उसे कहते हैं हार्डवेयर। जो कंप्यूटर के अंदर चलता है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति पाई जाती है। अस्थायी स्मृति कंप्यूटर में पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? रैम कहते हैं। कंप्यूटर फोन में पाई जाती है अस्थायी स्मृति, फोन और उसमें दोनों में, तो इसे रैम कहते हैं। क्या? रैम कहते हैं। और कुछ जो आपके सुपर कंप्यूटर हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे आपसे पूछे कि परम शक्ति कहाँ पे स्थापित की गई? परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित की गई? तो ये आईआईटी खड़गपुर में। कहाँ पे? आईआईटी खड़गपुर में क्या किया गया था? आपके परम शक्ति को स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछे कि परम गंगा कहाँ पे स्थापित किया गया था? प्रथम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो आईआईटी रुड़की ने बनाया था। कहाँ पे? आईआईटी रुड़की ने बनाया था। और आपसे पूछे कि परम कामरूप कहाँ पे? परम कामरूप कहाँ पे? आईआईटी गुवाहाटी में बनाया गया था। कहाँ पे? आईआईटी गुवाहाटी में बनाया गया था। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि यहाँ पे कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। ठीक, और कंप्यूटर की खोज किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था कंप्यूटर की खोज। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? परम 8000 था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। और जिस भाग को कंप्यूटर के हम लोग छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर का। और अस्थायी स्मृति क्या होती है? कंप्यूटर का रैम होता है। ठीक, और परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ पे? आईआईटी खड़गपुर में परम शक्ति। और परम गंगा कहाँ पे स्थापित किया गया? जो आईआईटी रुड़की है वहाँ पे परम गंगा को स्थापित किया गया। और परम कामरूप जो है वो आईआईटी गुवाहाटी में स्थापित किया गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना वृद्धि कितनी है? तो 17.7% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या वृद्धि 17.7% थी। अब भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? भारत में अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जो जनसंख्या है ये किस राज्य में है, तो भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या। और आपसे पूछे कि भारत में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, तो भारत में सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम में है। कहाँ पे? भारत में सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है, अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है, तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या भारत में है। और आपसे पूछे कि विश्व में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है,
तो वेटिकन सिटी में सबसे कम जनसंख्या है। कहाँ पे? वेटिकन सिटी में सबसे कम जनसंख्या है। और आपसे पूछे कि कौन से महाद्वीप में जनसंख्या सबसे अधिक है, महाद्वीप की पूछे तो एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है और लगभग कितने परसेंट? 60% है एशिया के क्षेत्र में जितने भी लोग आते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन जो है डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन? डेमोग्राफी कहलाता है। वहीं आपसे पूछे कि जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, जनसंख्या जो है दिवस कब मनाते हैं, तो जनसंख्या दिवस ये आपके 11 जुलाई को मनाते हैं। कहाँ पे? 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि 2011 के अनुसार जनगणना की वृद्धि दर क्या थी? 17.7% थी। भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम में है। ठीक, और भारत में किस महाद्वीप में सबसे विश्व में पूछे आपके यहाँ से विश्व में सबसे अधिक किस देश की जनसंख्या है, तो भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है। और किस देश की जनसंख्या कम है, तो वेटिकन सिटी की जनसंख्या सबसे कम है। और बात करते हैं किस महाद्वीप में सबसे जनसंख्या है, तो 60% महाद्वीप में, एशिया में 60% जनसंख्या। अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। और जनसंख्या दिवस का मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था, तो VSU अय्यादुराई ने किया था। जो VSU अय्यादुराई ने किया था ईमेल का आविष्कार। और VSU अय्यादुराई कौन थे, कहाँ के थे, तो ये भारतीय मूल के क्या थे, भारतीय मूल के ये अमेरिकन थे। कौन थे? भारतीय मूल के अमेरिकन। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले ईमेल का आविष्कार किया था। लेकिन आपसे पूछे कि ईमेल का विस्तार रूप क्या है, ईमेल का विस्तार रूप का मतलब क्या, पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो ईमेल का जो फुल फॉर्म है ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का फुल फॉर्म है। अगर आपसे पूछे कि ईमेल का जनक किसे कहा जाता है, ईमेल का जनक किसे कहा जाता है, तो ईमेल का जनक जो है टॉम लिंसन को कहा जाता है। किससे? टॉम लिंसन को कहा जाता है। तो टॉम लिंसन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ईमेल सबसे पहले भेजा था। ठीक, अगला प्रश्न है कि आसियान का स्थापना कब हुआ था, तो आसियान का जो स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था आसियान का स्थापना। और आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर के कहाँ पे है, तो जकार्ता में है। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है। और आसियान में आपसे पूछे कि सदस्य कितने देश हैं, तो आसियान में सदस्य देश 11 हैं। और नवीनतम जो सदस्य बना था आसियान का, कौन बना है, वो बना है तिमोर लेस्ते। कौन? तिमोर लेस्ते बना है आसियान का नया सदस्य वर्तमान समय में। और आसियान का आपसे पूछे कि भारत सदस्य है कि नहीं, भारत आसियान का सदस्य है कि नहीं, तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है। वहीं आपसे पूछे कि सार्क के बारे में कुछ बताइए, जैसे सार्क के बारे में, तो सार्क को क्या कहते हैं, इसे दक्षेस कहते हैं। सार्क को क्या कहते हैं, इसे दक्षेस कहते हैं। या फिर अंग्रेजी में तो SAARK सार्क, सॉरी सी, तो इसे कहते हैं सार्क। और इस दक्षेस का बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। लेकिन आपसे पूछे कि इसका स्थापना कहाँ पे हुआ था, तो इसका आसियान का जो सार्क का जो स्थापना हुआ था ये 1985 में, और कहाँ पे? ढाका में हुआ था। 1985 में ढाका में हुआ था। और इसमें सदस्य कितने सार्क में, तो इसमें सदस्यों की संख्या 8 है। तो देख लेते हैं एक बार फिर से, आपसे पूछे कि आसियान का स्थापना 8 अगस्त 1967 के हुआ, हेडक्वार्टर जकार्ता में है। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 11। नवीनतम सदस्य कौन है आसियान का? तिमोर लेस्ते हैं आसियान का नवीनतम सदस्य। अब बात करते हैं भारत के सदस्य है कि नहीं आसियान का, तो भारत सदस्य नहीं है। सार्क की बात करें तो दक्षेस सार्क को कहते हैं। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर। स्थापना कब हुआ था, तो 1985 में इसका हेडक्वार्टर स्थापना हुआ था। और ढाका घोषणा पत्र के तहत इसके सदस्यों की संख्या 8 है। ग्वालियर का किला किसने बनवाया था, तो ग्वालियर का किला राजा मानसिंह ने बनवाया था। किसने? राजा मानसिंह ने बनाया था ग्वालियर का किला। और इनके दरबार की बात करें, ग्वालियर का किला किसके दरबार, मानसिंह किसके दरबार में रहते थे,
तो मानसिंह जो है ये अकबर के दरबार में रहते थे, अकबर के। और हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में थोड़ी सी चीज़ें, हल्दी घाटी का युद्ध भी इनसे संबंधित है। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बात करें तो ये किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये मानसिंह एंड राणा प्रताप के बीच में। हल्दी घाटी का जो युद्ध है मानसिंह और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध है। और वहीं आपसे पूछे कि तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तानसेन का मकबरा। या फिर आपसे पूछे कि लक्ष्मीबाई का जो समाधि है ये कहाँ पे स्थित है, लक्ष्मीबाई की समाधि, ये सारे के सारे कहाँ पे स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे, ग्वालियर में स्थित है। और ग्वालियर के बारे में आप लोग पूछे कि घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो घाटी गांव जो नेशनल पार्क है ये भी कहाँ पे स्थित है, आपके ग्वालियर में। कहाँ पे, ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं ग्वालियर का किला किस शासक ने बनाया था, तो राजा मानसिंह ने बनाया था ग्वालियर का किला। और ये किसके दरबार में रहते थे, राजा मानसिंह अकबर के दरबार में रहते थे। हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच में हुआ था, तो मानसिंह एंड महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और तानसेन का मकबरा भी कहाँ पे स्थित है, ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी कहाँ पे स्थित है, ग्वालियर में। घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, ग्वालियर में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि मौर्य काल के शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला था। कहाँ पे, तक्षशिला है, तक्षशिला था। और बात करते हैं तक्षशिला के बारे में, तो ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय था। विश्व का, आपसे पूछे कि पहला विश्वविद्यालय कौन था, पहला विश्वविद्यालय कौन था, तो ये आपके तक्षशिला था। ठीक। और तक्षशिला के बारे में बात करें, यहीं पे तो शिक्षक के रूप में कौन काम कर रहे थे, यहीं पे शिक्षक के रूप में चाणक्य काम कर रहे थे। कौन, चाणक्य काम कर रहे थे, यहीं पे शिक्षक थे, यहाँ पे पढ़ाते थे। वहीं आपसे पूछे कि गुप्त काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन था, गुप्त काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन था, तो गुप्त काल में अगर पूछे तो नालंदा विश्वविद्यालय था। गुप्त काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था कौन, नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। अब कुछ मौर्य वंश के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे कुछ मौर्य वंश के बारे में भी तो सीख लेते हैं, क्योंकि मौर्य वंश यहाँ पे आया है। तो मौर्य वंश की बात करें तो इसकी स्थापना सबसे पहले बताइए किसने की, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसने, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और आपसे पूछे कि मौर्य वंश का महान शासक कौन सा, तो मौर्य वंश का जो महान शासक था वो अशोक था। कौन, अशोक था मौर्य वंश का महान शासक। और आपसे पूछे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, बृहद्रथ थे मौर्य वंश के अंतिम शासक। और मौर्य वंश की मुद्रा क्या थी, तो मौर्य वंश की मुद्रा जो थी पड़ थी। ठीक, उसे पड़ नाम से जाना जाता है। मौर्य काल के शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तक्षशिला था। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। यहाँ पे शिक्षक के रूप में चाणक्य काम करते थे, जिसने किसी पुस्तक की लेखक की, अर्थशास्त्र की रचना की। वही आपसे पूछे कि गुप्त काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन था, तो गुप्त काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था। और मौर्य वंश की बात करें, स्थापना किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। और महान शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे अशोक महान शासक था। ठीक, मौर्य साम्राज्य का। और जो सबसे अंतिम शासक की बात करें कौन था, तो सबसे अंतिम शासक मौर्य वंश का बृहद्रथ था। जो मौर्य वंश की मुद्रा थी उसे पड़ कही जाती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है, तो दुधवा नेशनल पार्क ये लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। और कुछ यूपी के जीआई टैग के बारे में बात करेंगे। जैसे कुछ यूपी में जीआई टैग मिले, जैसे कि बनारसी आम को जीआई टैग मिला है, बनारसी आम को यूपी में जीआई टैग मिला है। और लंगड़ा आम को भी, लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है।
ये बनारसी पान को मिला है। ठीक, बनारसी पान, लंगड़ा आम और हाथरस के हींग को, हाथरस के हींग को क्या मिला है? जीआई टैग। ये अभी रिसेंटली मिला है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? हेमिस नेशनल पार्क, तो ये आपके लद्दाख में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। वहीं आपसे पूछे कि भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके उड़ीसा में स्थित है, कछुआ के लिए शायद फेमस है। ठीक, और आपसे पूछे कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क स्थित कहाँ पे? फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। और वहीं पे आपसे पूछे कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो ये लखीमपुर खीरी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यूपी में कुछ जीआई टैग मिले, जैसे बनारसी पान को जीआई टैग मिला, लंगड़ा आम को मिला, हाथरस के हींग को मिला। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है, भीतरकनिका नेशनल पार्क। वहीं आपसे पूछे कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में, और वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में स्थित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका क्या नाम था? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक पुस्तक आपसे पूछे कि किसने लिखी? तो ये हेरोडोटस ने लिखी। हेरोडोटस कहाँ का निवासी था? तो ये हेरोडोटस जो है यूनान का निवासी था। कहाँ का? यूनान का निवासी था। अगर आपसे पूछे कि इतिहास का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? इतिहास का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो इतिहास का जो स्वर्ण युग है वो गुप्त काल को कहा जाता है। किस काल को? गुप्त काल को इतिहास का स्वर्ण युग। अगर आपसे पूछे कि मुगल शासन काल में किसके शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? मुगल शासन काल में किसके काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, कमेंट करके खोज के। और आपसे पूछे कि कश्मीर की इतिहास किस पुस्तक में है? कश्मीर का इतिहास ये किस पुस्तक में है? तो कश्मीर का इतिहास रजत रंगिनी में। कहाँ पे? रजत रंगिनी में है कश्मीर का इतिहास। और ये किसके पुस्तक है? ये लेखक हैं इसके कौन? कल्हड़। कौन लेखक है? कल्हड़ इसके लेखक हैं। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं इतिहास का पिता। इसकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिका नामक पुस्तक। किसकी है? ये आपके हेरोडोटस की है। ये कहाँ का निवासी था हेरोडोटस? ये यूनान का रहने वाला था। इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? इतिहास स्वर्णकाल गुप्त काल को कहा जाता है। मुगल शासन काल में स्वर्णकाल किस युग को कहा जाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में है? तो कश्मीर का इतिहास रजत रंगिनी में वर्णन है और इसके लेखक कौन है? कल्हड़। कई बार एग्जाम में पूछा गया है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। कौन? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। और मुद्रा राक्षस में किसके बारे में वर्णन मिलता है? तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है मुद्रा राक्षस से। वहीं आपसे पूछे कि तहकीक ए हिंद किसकी पुस्तक है? तहकीक ए हिंद किसकी पुस्तक है? तो तहकीक ए हिंद जो है अलबरूनी की पुस्तक। किसकी? अलबरूनी की पुस्तक है तहकीक ए हिंद। वहीं आपसे पूछे कि शिरोमणि एंड लीलावती ये पुस्तक की लेखक कौन है? तो शिरोमणि एंड लीलावती पुस्तक के लेखक भास्कराचार्य। कौन? भास्कराचार्य हैं इसके लेखक। वहीं आपसे पूछे कि गीत गोविंद के लेखक बताइए। ये सारे पुस्तक ऐसे हैं जो कि ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। गीत गोविंद गीत गोविंद के लेखक जो है
गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। कौन है? जयदेव हैं गीत गोविंद के लेखक। वहीं आपसे पूछे कि यहाँ पे कल्प सूत्र के लेखक, क्योंकि ये सारे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए। कल्प सूत्र के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु कल्प सूत्र के लेखक हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। वहीं वर्णन किसका मिलता है? तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। तहकीक हिंद के लेखक अल बरूनी हैं। तहकीक हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी है तहकीक हिंद के लेखक। वहीं आपसे पूछे कि शिरोमणि एंड लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं और कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि